everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जहां पर हम दी कहानी सीरीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर को, क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर, उसे रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्टोरी. स्टोरी क्या होने वाली है तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या क्या इस चैप्टर में है. बेसिकली यह वीडियो आपको एग्जाम टाइम में स्नैप रिकैप के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है. देखिए, हार्डवर्क कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. तो आपको चैप्टर पढ़ना होगा, क्वेश्चन आंसर देखना होंगे, सारी चीजें, लेकिन वो सब कर लिया है. सिर्फ ये चाहते हो कि कोई फटाफट से एक बार चैप्टर को स्नैप रिकैप करवा दे, रैपिड रिवीजन हो जाए. सो दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड हियर वी गो. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बेसिकली आपको बताया क्या गया है, बताया गया है कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर में किसी भी रॉ मटेरियल को जब आप लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से और उसे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस करते हैं, एक प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्री की मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी का बैकबोन भी कंसीडर किया जाता है. इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सेस में कह सकते हैं जितने लोग एम्प्लॉयड है उतने तो एम्प्लॉयड है, लेकिन जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो उन्हें क्या करता है, वो अकोमोडेट करता है. ठीक है, और यहीं से इसका दूसरा इंपॉर्टेंस भी निकल के आता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. अलग अलग इंडस्ट्रीज जब कंट्री में ग्रो होती है, जब अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है. तीसरी चीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज जो रहता है, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज आपके देश में आता है. साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब रोल आउट होती है, जब इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उससे कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आती है, इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है. तो इन पॉइंट्स हम ये सीखे कि हाँ, देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री. ठीक है, हमारी कंट्री छोड़िए, वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाओ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब अगर यहां पे एक एस्पेक्ट ये देखा जाए जो आपको चैप्टर जिस तरफ आगे ले जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों ही एक दूसरे को क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. बोथ दी सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, दोनों ही एक साथ जाते हैं, दोनों ही मूव्स हैंड इन हैंड. तो ये वाला एस्पेक्ट अगर आप समझेंगे तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मशीनरी, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, पाइप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें देती हैं. और वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है. फॉर एग्जांपल, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो उसे क्या करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो व्हीट प्रोड्यूस करेगा, वो फ्लोर बनेगा, उस आटे से बिस्किट बनेंगे. ठीक है, अब अगर हम आगे और बढ़े तो आज के समय में जहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जहां लिबरलाइजेशन हो रहा है, तो वहां सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेना सफिशिएंट नहीं होता है. प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल पर मैच होना चाहिए. दिस इज द चैलेंज. ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो क्या हालचाल है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की. अगर हम बात करें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, तो जैसे 17% कंट्रीब्यूशन है, अगर आप माइनिंग क्वेरिंग वगैरह को जोड़ दे तो 27% है. ठीक है, और अगर इसे आप कंपेयर करोगे क्या है दूसरी कंट्रीज से, स्पेसिफिकली जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, तो हम थोड़ा पीछे रह गए हैं. और इसीलिए क्या है, जैसे आप देखोगे तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया है ताकि जो डिजायर्ड रेट है, ठीक है, कि 10 से 12% से हर साल ग्रोथ हो, ठीक है, 25 to 35% कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी में, तो उस चीज के लिए एनएमसीसी को स्टैब्लिश किया गया है, ये ध्यान रखिएगा. अब ये इंडस्ट्रीज में हमारी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तो देख लिया आपने. अब बेसिकली आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लगाते हैं तो किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, किन चीजों को सोचते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने से पहले आप इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में सोचते हैं. इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है, तो आप जहां भी अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे वो आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन रहेगा. और इस इंडस्ट्रियल लोकेशन को आपको तय करना है, तो इस इंडस्ट्रियल लोकेशन को तय करने के लिए आप मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं. जैसे वहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, आप वहां पे देखेंगे कि पावर सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है, आप वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखेंगे, वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, वहां के मार्केट को देखेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. और यहीं पर आप जिस देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स किसी एक जगह पर अगर फेवरेबल होंगे तो सारी इंडस्ट्रीज वहां एक साथ आने लगेगी. जब सारी इंडस्ट्रीज वहां आएंगी तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी होगा. तो हम क्या कह सकते हैं, जहां इंडस्ट्रीज वहां शहर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बोथ मूव्स हैंड इन हैंड. ठीक है, और इनफैक्ट जब सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती है इन कॉमन बेनिफिट्स
को एक साथ एंजॉय करने के लिए, तो वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहलाती है। ठीक है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहलाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज भी हो गया। अब अगर आगे बढ़े हम, ठीक है, तो यहां पे अब आपको दूसरे एस्पेक्ट में जाना है। कैसे कि इनिशियली पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती थी तो कोस्टल एरियाज पे सिचुएटेड होती थी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी। लेकिन विद टाइम क्या होता है, जैसे कॉलोनियल टाइम पीरियड में सारे आप देखो, सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, उस समय जो कलकत्ता था आज कोलकाता, ठीक है, तो ये सब क्या है, कोस्टल एरियाज पे ही इंडस्ट्रियल टाउन्स बने थे। लेकिन विद टाइम क्या है, विद टाइम आप देखेंगे जब लोकल डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड बनने लगी तो इंटीरियर में भी इंडस्ट्रीज जाने लगी। ठीक, अब अगर इंडस्ट्रीज को हम आगे और समझना चालू करें तो आपने इंडस्ट्रियल लोकेशन देख ली। अब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन समझो। ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का क्या है, जन्म जन्म का रिश्ता है। तो इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ, आप क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जहां रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है एग्रो बेस्ड, जहां मिनरल का रॉ मटेरियल होता है जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो मिनरल बेस्ड हो जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम देखें मेन रोल, तो मेन रोल के बेसिस पर कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया। कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड अगर देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा पैसा लगा रहता है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है जहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा रहे। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जहां पे 1 करोड़ से कम पैसा लगाया जाता हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। अब अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है ना, तो मालिक कौन, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है जिनके ओनर कौन होते हैं, प्राइवेट ओनर्स। पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है जिनके ओनर कौन होती है, गवर्नमेंट। कुछ होते हैं जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जहां पे प्राइवेट प्लेयर आपस में जॉइंट वेंचर बनाते हैं, या फिर पब्लिक प्राइवेट प्लेयर आपस में जॉइंट वेंचर बनाते हैं। और कुछ होते हैं कोऑपरेटिव्स जहां पे सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स ही ओनर होते हैं, जैसे अमूल हो गया। ठीक है, तो ये 5 बेसिस हो गए। अब आपको इस चैप्टर में क्या होता है, डिटेल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। अब आपको यहीं पे बच्चे और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सर बहुत बड़ा लगता है चैप्टर। बड़ा नहीं लगता है, इसको छोटा करो। छोटा कैसे कर सकते हैं हम, देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपको 3 इंडस्ट्री पढ़ना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, जूट और उसी के साथ साथ शुगर इंडस्ट्री। अब तीनों ही इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहां से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले हम उठाते हैं कॉटन। ठीक है, तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। ठीक है, टेक्सटाइल में जूट और कॉटन दोनों आता है, तो सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट इन वैल्यू चेन होने के साथ साथ मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है तो बहुत पुराने समय से इंडिया में फ्लरिश हो रही है। यहां पे आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना होती है। क्या कि सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन कहां पे आपको देखने को मिलता है, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में। कारण क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड लेबर आपको वहां मिल जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लैक सॉइल है जहां पे कॉटन ग्रो करना आसान होता है। ठीक है, तो इस कारण से महाराष्ट्र वगैरह वाले रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगली चीज लोकलाइजेशन एक ध्यान रखना, अगली चीज रखना कि चैलेंजेस क्या फेस करती है। ठीक है, तो चैलेंजेस भी फेस करती है, उसी के साथ साथ एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि हमारा स्पिनिंग सेक्टर जो है, ठीक है, मतलब हम जो धागे बनाते हैं वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं क्या, स्पिनिंग सेक्टर है हमारा। ठीक है, इनफैक्ट हमारे यहां से यार्न को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा वीविंग सेक्टर कमजोर है और ये एक ड्रॉबैक बनता है। इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ साथ चैलेंजेस ये है कि जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। ठीक है, कह सकते हैं कि पावर सप्लाई इरेटिक है, पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है, तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हो जाएंगे। तो कॉटन टेक्सटाइल में भी आपको ये कॉमन चीजें ध्यान रखना होगी, क्या कि लोकलाइजेशन और चैलेंजेस क्या है। वैसे अगर आप जूट की बात करते हो तो जूट में भी क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। अब जूट की बात करें तो जूट भी एक टेक्सटाइल है ना। अब यहां पे भी क्या है, वही लोकलाइजेशन और चैलेंज वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। तो जूट का लोकलाइजेशन कहां है, वेस्ट बंगाल में, हुगली बेसिन के आसपास है। कारण क्या है, वहां पे वो फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी है उतनी, चीप कह सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो ये फैक्टर्स है। ठीक है, मार्केट मिल जाता है, कोलकाता और नियर बाय मार्केट है आसानी से जहां पे जूट प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं आप पे कि ट्रेडिशनली वहां पे जूट इंडस्ट्रीज सिचुएटेड थी। एक हमें चैलेंज ये फेस करना पड़ा था क्या कि हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया उधर चले गया था। कब, पार्टीशन के टाइम पीरियड में हमने एक चैलेंज फेस किया था जूट इंडस्ट्रीज ने कि प्रोड्यूसिंग एरिया एक तरफ रह गया और इंडस्ट्रियल एरिया एक तरफ चले गया था, लेकिन स्टिल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गया जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन और चैलेंजेस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन और चैलेंजेस। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज का ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। ठीक है, वही चीज हम क्या पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री में, वही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, और ये 4 मेजर इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वो छुटपुट है। ठीक है,
तो अब अगर चैलेंजेस की बात करें, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या चैलेंज फेस करती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है सिंथेटिक फाइबर्स का आ जाना मार्केट में, ठीक है, जिसने क्या कर दिया, जूट को एक तरह से मार्केट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जूट एक्सपेंसिव भी होता है और सिंथेटिक फाइबर सस्ता भी होता है। टफ कॉम्पिट, अब ऐसा तो नहीं कि जूट हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, नो डाउट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन इजिप्ट हो गया, ठीक है, इजिप्ट के बाद में इंडोनेशिया हो गया, तो जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जहां जहां क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, वहां पे जूट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चैलेंजेस है। और इनफैक्ट क्या है कि जूट की इंटरनल डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया कि पैकेजिंग जो हो वो किसमें हो, जूट बैग्स में होना चाहिए। तो बहुत सारे फूड ग्रेन्स का आप जैसे देखते हैं पैकेजिंग किसमें होती है, जूट बैग में होती है। अगली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो शुगर इंडस्ट्री है। तो अगली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो शुगर इंडस्ट्री, अगर इसकी बात की जाए तो शुगर इंडस्ट्री में अगेन शुगर इंडस्ट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, गुड़, खंडसारी, ठीक है, जैगरी हो गया, शुगर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं। शुगर इंडस्ट्रीज जो है, तो शुगर इंडस्ट्रीज क्या है, कोऑपरेटिव को बेस्ट सूट करती है, क्योंकि वो एक सीजनल क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है, शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब शुगर केन जो है, तो शुगर केन मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज का है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र तो रिसेंटली क्या है, ग्रो कर रहा है शुगर इंडस्ट्रीज के टर्म्स में। तो मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज जो है कंसंट्रेटेड कहां पे है, उसी रीजन में कंसंट्रेटेड है, कहां पे, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ साथ में उत्तर प्रदेश वाले रीजन में कंसंट्रेटेड है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं अगर थोड़ा सा और, तो शुगर इंडस्ट्रीज क्या चैलेंजेस फेस करती है, ये लोकलाइजेशन देख लिया, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आप देखेंगे तो शुगर मिल्स इसलिए एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि वहां पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। बाकी चैलेंजेस की बात करें तो ओल्ड और इनएफिशिएंट तरीके से आज भी शुगर बनाई जा रही है, ये एक चैलेंज है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि वो जो बैगेज बच रहा है, ठीक है, आपने गन्ने में से रस तो निकाल लिया, लेकिन वो जो कचरा बच रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैलेंज की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, लोकलाइजेशन चैलेंजेस, ध्यान रखना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री आपको पढ़ना थी, पढ़ लिया आपने। अब आ जाओ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील से स्टार्ट करते हैं। आयरन और स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का काफी लोहा माना जाता है, ठीक है, काफी लोहा माना जाता है। कारण तो जैसे आप देखोगे तो हमारे क्या है, हमारे यहाँ अबंडेंस में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो क्या है, जो कि है आयरन ओर। तो उसी आयरन ओर से जैसे अगर आप देखेंगे मैंगनीज वगैरह का इस्तेमाल करके किस प्रपोर्शन में, ये चीज भी ध्यान रखना होगी। तो जैसे 4:2:1 इस प्रपोर्शन में क्या होता है, आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है आयरन और स्टील बनाने के लिए, मैंगनीज मिला के स्टील और वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है। अब इनका भी वही लोकलाइजेशन और चैलेंजेस ध्यान रखना। लोकलाइजेशन की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे क्यों है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, ये सारे फैक्टर जो है तो लोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के छोटा नागपुर प्लेट्यू में। अब अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे चैलेंजेस क्या फेस करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो वही पावर सप्लाई रेगुलर नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखने को मिलता है, हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो 4:2:1 में कह सकते हैं आयरन ओर हो गया, आपका लाइमस्टोन हो गया और कोकिंग कोल हो गया, तो ये क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी भी क्या है, कम है, हाई कॉस्ट पे मिल रहा है। तो इस कारण से ये कुछ चैलेंजेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेस करती है। यहां पे 2 आपको पॉइंटर्स बताए गए हैं, ठीक है, कि जैसे क्या है, ये चीज बताई गई कि चाइना जो है, चाइना में क्या है, स्टील प्रोडक्शन इंडिया से ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है, ठीक है, और साथ ही साथ मिनी स्टील प्लांट के बारे में बताया गया, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के बारे में। मिनी स्टील प्लांट जो है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती हैं और उतना इंटीग्रेटेड नहीं रहता है वो, ठीक है, स्क्रैप आयरन और ये इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके वो आउटपुट देता है आपको, जबकि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो लार्ज स्केल पे सब कुछ इंटीग्रेटेड वे में पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो गया और मिनी स्टील प्लांट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब यहां से जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, देखो आयरन तक आपने क्या करा, आयरन तक आपने वो फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, लोकलाइजेशन और चैलेंजेस, लोकलाइजेशन और चैलेंजेस, ठीक है, वो कॉटन के केस में भी था, जूट के केस में भी था, शुगर के केस में भी था, आयरन और स्टील के केस में भी था। बाकी अब जो आगे इंडस्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वाली हो गई, केमिकल हो गई, फर्टिलाइजर हो गई, सीमेंट हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, और मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री जो होंगी आपकी, तो इन सारी इंडस्ट्री में अब आपको क्या करना है, इन सारी इंडस्ट्री में अब आपको वो थंब रूल नहीं लगाना है लोकलाइजेशन वाला, अब आपको एक एक दो बेसिक चीजें ध्यान रखना है। जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में क्या है, बॉक्साइट का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ओडिशा वगैरह वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम की सिग्निफिकेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट है, स्ट्रेंथ है, मेलेबल है, डक्टाइल है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको ऐसे की पॉइंटर्स हर इंडस्ट्री के ध्यान रख लेना है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज होती है। केमिकल इंडस्ट्रीज का की पॉइंटर ये हो जाएगा कि वह उसका मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी केमिकल इंडस्ट्री है और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मतलब केमिकल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर लेती, कंज्यूम कर लेती, लार्जेस्ट
कंज्यूमर भी खुद केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री की। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में क्या है, केमिकल इंडस्ट्री का इस्तेमाल कहां है, तो जैसे फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है, पेंट्स हो गया, एडिसिव्स हो गया। तो इस तरह से आपको क्या है, कुछ कुछ की पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना होते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करें अगली, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह से, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहां पे आपको क्या यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सारे आपको फर्टिलाइजर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस रहता है। जैसे पोटाश की बात करें तो पोटाश में क्या है, इंडिया में सिग्निफिकेंटली पोटाश की कमी है, तो हम पोटाश क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या है, कमाऊ बेटे टाइप से, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। खास करके क्या है, जैसे आप देखेंगे तो इनिशियली क्या है, पहली जो सीमेंट इंडस्ट्री थी हमारी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, 1904 चेन्नई में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और आज क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन गुजरात एंड दैट एरिया, वेस्टर्न पार्ट पे। क्यों, क्योंकि मिडिल ईस्ट का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हमारे यहां से सीमेंट पहुंचा के हो रहा है। तो ब्रिज, रोड, बिल्डिंग्स, हर चीज में सीमेंट इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मिनरल बेस में आपने ऐसे सीक्वेंस, आयरन स्टील हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, तो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रक्स, ठीक है, और फिर क्या लोडिंग वाले वाहन, ये सारे व्हीकल्स को बनाया जाता है, ये सारे व्हीकल्स को बनाया जाता है। और विद लिबरलाइजेशन अगर आप जैसे देखेंगे तो क्वालिटी भी, क्योंकि लिबरलाइजेशन से क्या हमने फॉरेन टेक्नोलॉजीज को देखा, फॉरेन प्रोडक्ट्स को देखा, फॉरेन ऑटोमोबाइल्स को देखा, तो हमारे यहां भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। लास्ट एक और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो वो कौन सी है, वो जैसे आप देखोगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है, तो आईटी सेक्टर जो है आपका, ठीक है, आईटीसी वाला सेक्टर जो है, और ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, तो विद द टाइम पीरियड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन बढ़ा, ये सारी चीजें। बैंगलोर जो है तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह इमर्ज होकर आया है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। फॉरेन एक्सचेंज, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, ऐसे कामों में हमारा ये जो आईटी सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। ये मिनरल बेस्ड कैसे हो गई, तो जैसे सिलिका हो गया, ठीक है, माइका हो गया, तो इन सारे मिनरल्स के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं क्या आईटी इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, तो जैसे रेडियो, टेलीविजन, ट्रांसमीटर, ये सब भी क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का ही आउटपुट है। तो ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई है। इस चैप्टर को आपको 2 पैकेट में बांधना होगा। एक तो इनिशियली जो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए, साथ में सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ साथ में क्या हो जाएगा, आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। तो आपने क्या करा, 2 पैकेट में चैप्टर को इस तरह से बांट दिया है आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो अब आगे बढ़ने पे हमें क्या समझ में आता है कि इंडस्ट्रीज तो हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या है, समस्याएं भी। तो ये इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन जो हो रहा है ना, तो ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म भी पहुंचाती है। कैसे, तो इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन जो होता है, तो एयर पोल्यूशन होता है सबसे पहले। तो इन इंडस्ट्री से क्या होता है, स्मोक रिलीज होती है, ठीक है, इन इंडस्ट्री से जैसे को टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है। तो अब आपको पोल्यूशन ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन में एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। 4 पोल्यूशन ध्यान रखना है। अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, तो आपको पता है कि स्मोक रिलीज होती है, ठीक है, अलग अलग जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्रीज होते हैं टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडस्ट्रियल कह सकते हैं डिजास्टर का एक सबसे कह सकते हैं बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया। वैसे अब क्या हो गया, एयर पोल्यूशन के बाद आप देखेंगे वाटर पोल्यूशन। तो अब क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट डंप कर देती है, ठीक है, तो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करती है, ठीक है, हार्मफुल एफिलेंट्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे वहां की कह सकते हैं पूरी एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाती है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या है, तो थर्मल पोल्यूशन क्या है कि इंडस्ट्रीज अपना जब कह सकते हैं वाटर बॉडीज में क्या करती है, हॉट वाटर डिस्चार्ज करती है। स्पेसिफिकली जैसे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जब हॉट वाटर रिलीज करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्वेटिक लाइफ वहां पे डैमेज होती है, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे क्या है, मिसकैरेजेस होने लगते हैं, ठीक है, तो बर्थ में डिफेक्ट्स आने लगते हैं बच्चों के। तो ये सारी समस्याएं पॉल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन के कारण। देखो आप बोलोगे सर फास्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार आपकी नजरों के सामने से पूरा चैप्टर दौड़ जाए, ठीक है, तो वो स्नैप रिकैप ऐसे ही हो पाएगा, समझे। अगली चीज जो है, तो अगला एक और पॉल्यूशन हो गया, जिससे आपने क्या देख लिया, एयर हो गया, वाटर हो गया, थर्मल हो गया। एक पॉल्यूशन और जो है आपका वो नॉइस पॉल्यूशन है। तो इंडस्ट्रीज जब ऑपरेट करती है तो मशीनरीज वगैरह क्या करती है, बहुत ज्यादा साउंड जनरेट करती है। तो नॉइस पॉल्यूशन भी एक इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का एक क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन का एक वो हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री ने डिग्रेड कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है, तो अब यहां पे हमारे सामने सवाल ये आता है कि इन्वायरमेंटल को जो मतलब इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल डैमेजेस को कंट्रोल कैसे किया जा सके, ठीक है। तो अगर कंट्रोल की बात करें तो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, समाधान पे फोकस किया जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो जैसे वाटर पोल्यूशन के सोल्यूशन देंगे आप, क्या होगा? तो सबसे पहले आप रिसाइकलिंग रीयूजिंग पे फोकस करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, मतलब जो पानी इंडस्ट्रीज वेस्ट कर दे रही है उस पानी को क्या करें, पहले रिसाइकल करें, रीयूज करें, वो इंडस्ट्रियल एरिया पे क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए। फिर क्या है, फिर आप जैसे देखेंगे तो अलग अलग तरह से क्या होगा, स्टेजेस में ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो, टर्शरी ट्रीटमेंट में इसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल तीनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके क्या किया जाए, पोल्यूशन को चेक किया जाए, इस चीज पे फोकस किया जाए। वाटर पोल्यूशन ऐसे चेक किया जा सकता है। फिर अगर बात करें एयर पोल्यूशन, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर्स, ठीक है, फैब्रिक फिल्टर्स, इन सारी चीजों की मदद से एयर पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। स्मोक स्टैक्स जो होते हैं तो उनके ऊपर ये इक्विपमेंट्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है, चेक किया जाए कि हार्मफुल एलिमेंट्स रिलीज ना करें। नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। ये सारे तरीके हैं। अब क्या होगा कि क्वेश्चन नैरो डाउन करके पूछा जा सकता है, ब्रॉड क्वेश्चन, कि हाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन का पूछा जाए तो आप वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा पोल्यूशन को मतलब कैसे चेक किया जाए, एनवायरमेंटल डैमेजेस को कैसे चेक किया जाए, वो पॉइंट हो गए। लास्ट में आपको जो टॉपिक है वो है एनटीपीसी शोज दी वे। एनटीपीसी ने रास्ता दिखाया, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, और कंजर्वेशन के लिए। तो कैसे, तो उसने ग्रीन बेल्ट्स लगाए, उसने इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग पे फोकस किया, उसने प्रॉपर एश पॉन्ड मैनेजमेंट पे फोकस किया, ठीक है। और यही सारे कारण जो है इसके चलते क्या है, एनटीपीसी एक तरीका है, मतलब एक एग्जांपल सेट करता है जो ये दर्शाता है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी फोकस किया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप स्नैप रिकैप हो गया चैप्टर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दी कहानी सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई है। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी लेक्चर्स आपको मिले, देखो मैंने आपको एग्जाम पैक दे दिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है, वो सारे नोट्स वगैरह आप अनअकैडमी ऐप से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी फीचर होता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ये कम्युनिटी फीचर होता है जहां पर आप क्या करते हैं, ऐप पर जाके आसानी से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। स्नैप रिकैप हो गया, तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। ऐसे आगे ही कहानी सीरीज में और चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।